हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक BP604T के अपडेटेड वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल की हमारी क्या अप्रोच होती है, फार्माकोकाइनेटिक जो पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करने में, उसके बारे में बात करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक मॉडल के क्या यूजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक मॉडल के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और उसमें डिटेल में हम लोग कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल के बारे में बात करते हैं तो मॉडल्स क्या होते हैं। अगर हम लोग यहाँ सिंपली कहें कि किसी भी चीज़ का 3 डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग मॉडल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग को अपने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की स्टडी करना होता है तो हम लोग अपनी बॉडी के जो हमारे वो डिफरेंट एरिया हैं उनके सिंपली अलग अलग मॉडल्स को यूज करते हैं और फिर वहाँ पे हमारे ड्रग का किस तरीके से मूवमेंट होता है उसकी स्टडी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो आसान तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जब भी हम लोग किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो क्या उस प्लेस पे क्या होता है, बाहर के साइड हमें जो कुछ मॉडल्स हैं वो देखने को प्राप्त होते हैं। जो ह्यूमंस हैं उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको कुछ कपड़े वो वहाँ पे पहना रखे होते हैं। तो वो बेसिकली ह्यूमंस नहीं है, वो ह्यूमंस का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग मॉडल्स के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से जब हमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स अपने ड्रग की कैलकुलेट करनी होती है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल मॉडल्स को प्रिपेयर करते हैं और उसमें हमारे ड्रग के मूवमेंट की स्टडी को करके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को हम लोग इस्टेब्लिश करने का सिंपली काम करते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स आखिर क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द फार्माकोकाइनेटिक मॉडल प्रोवाइड कंसाइज मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकली आर क्वांटिटेटिवली द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग आर ड्रग्स थ्रू आउट द बॉडी एंड कंप्यूट मीनिंगफुल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। तो जो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स हैं वो क्या है, ये हमारे जो भी जो ड्रग है उसका जो ड्रग या ड्रग्स है उनका जो टाइम कोर्स है थ्रू आउट हमारे बॉडी उसको यहाँ पे मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए एक हमारा जो कंसाइज मीन है वो होता है, जिससे हम लोग अपने जो है मीनिंगफुल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स उनको सिंपली कंप्यूट करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करें तो अक्सर आपने अपने कॉलेज वगैरह में जब सेमिनार वगैरह होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो हार्ट का या जो हमारा वो लीवर है या ब्रेन है उसके अलग अलग मॉडल्स को वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और वो एक प्रकार का जो डायमेंशनल वो रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे वो पर्टिकुलर ऑर्गन की एनाटॉमी को सिंपली एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग अपने जो हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट हैं उनके अलग अलग मॉडल्स को प्रिपेयर करें और वहाँ पे हमारे ड्रग की मूवमेंट की स्टडी को करें तो वो बेसिकली हमारा फार्माकोकाइनेटिक जो मॉडल है वो कहलाता है। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिकली हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनका बॉडी में जो टाइम कोर्स है उसको मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली हमें एक्सप्रेस करने का सिंपली यहाँ पे काम करता है। और जब वो उसको वहाँ पे मैथमेटिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करता है तो फिर उससे हम लोग हमारे अलग अलग जो फार्माकोकाइनेटिक जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो लाइक Cmax हो गया, Tmax हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, इन सबको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए, आई थिंक सो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स क्या होते हैं वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला यूज़ है वो क्या है, दैट इज़ द कैरेक्टराइजिंग बिहेवियर ऑफ ड्रग इन द पेशेंट। तो पेशेंट के अंदर ड्रग का क्या बिहेवियर है उसको प्रॉपरली कैरेक्टराइज करने में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग इस चीज़ को वहाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ड्रग का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है तो हमारे पेशेंट के अंदर ड्रग का बिहेवियर किस तरीके का होगा वो भी हम लोग आसानी से फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यूज़ करके कैरेक्टराइज कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला इसका यूज़ है वो है दैट इज़ द प्रिडिक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वेरियस बॉडी फ्लूइड विद एनी डोज रेजिमेन। तो हमारी कोई भी अगर डोज रेजिमेन है, मतलब हम लोग जो हमारी है डोज उसको अगर बढ़ाते या घटाते हैं तो उसको जो ड्रग की क्वांटिटी है उसको हम लोग बेसिकली डोज जो रेजिमेन है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और वो हमारे बॉडी के अलग अलग फ्लूइड में उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यहाँ पे
यूज़ करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो हमारे बॉडी के अलग अलग फ्लूइड में जो ड्रग है उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी उसको बताने में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगला इसका जो यूज़ है वो है दैट इज़ द प्रिडिक्टिंग द मल्टीपल डोज कंसंट्रेशन कर्व फ्रॉम ए सिंगल डोज एक्सपेरिमेंट। तो एक सिंगल डोज एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग करते हैं तो उससे हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग आसान तरीके से मल्टी डोज का जो कंसंट्रेशन कर्व है उसको भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका भी अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करें कि अगर हम लोग ये हमारा एक जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, यहाँ पे हम लोगों ने ड्रग प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन है वो लिया, और जब हम लोग डोज को एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या है, ड्रग हमारी तेज़ी से हमें एब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलती है, उसके बाद में फिर हमें वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो पीक है उसको हम लोग सी मैक्स के नाम से इंडिकेट करते हैं, और जो पीक है वो हमें जिस टाइम पे आते हुए देखने को मिलती है उसको हम लोग टी मैक्स के जो नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी यहाँ पे है कंसंट्रेशन, इसको हम लोग मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी प्लेस ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, ये हमारी यहाँ पे है मैक्सिमम जो हमारी यहाँ पे कह सकते हैं टॉक्सिक जो हमारी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे है। तो जब हम लोग किसी एक सिंगल डोज को एडमिनिस्टर करते हैं और फिर वहाँ पे जो ग्राफ है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम लोग आसानी से अगर कोई हमें डोज फिर से देना है तो उसको भी हम लोग आसानी से यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग जो सिंगल डोज स्टडी है उससे हम लोग यहाँ पे मल्टी डोज जो कर्व है उसको भी जो हमारे हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल उसके थ्रू यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट को देखते हैं, दैट इज़ द कैलकुलेटिंग द ऑप्टिमम डोज रेजिमेंट फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट। तो किसी एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए क्या ऑप्टिमम डोज हमारा रेजिमेंट होगा, कौन सी डोज उसके लिए सबसे बेहतर होगी, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर किसी के हल्का फुल्का बुखार है तो उसको आप अगर वहाँ पे कम डोज देंगे, एक रिक्वायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन कर देंगे तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पे कम डोज में काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट के बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, उसके कह सकते हैं कि मलेरिया वगैरह हो गया है या उसके जो है डेंगू या टाइफाइड वगैरह है, तो उस कंडीशन में हमें उसको थोड़ा ज़्यादा डोज देने की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे किसी एक इंडिविजुअल पेशेंट में जो डोज रेजिमेन है, ऑप्टिमम डोज रेजिमेन है, उसको कैलकुलेट करने में भी हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो अगला इसका हमारा यूज़ है वो है दैट इज़ द इवैल्यूएटिंग द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी विद सर्टेन डोज रेजिमेन। तो किसी भी हमारी डोज जो वो रेजिमेन है उसकी रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी को भी इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स हैं उनको यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पे तो मैंने कहा कि ये हमारी जो कंसंट्रेशन है वो है मैक्सिमम, जो हमारी सेफ कंसंट्रेशन होती है इसको बोलते हैं, ये हमारी है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। अगर हमारा कोई ड्रग है उसकी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन अगर यहीं पे है तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है या इसको हम लोग जो मिनिमम टॉक्सिक जो हमारा जो कंसंट्रेशन है एमटीसी से भी इंडिकेट करते हैं, तो आप एमटीसी भी लिख सकते हैं, एमएससी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हमारे प्लाज्मा की ड्रग कंसंट्रेशन यहाँ पे जो हमारी है मैक्सिमम जो हमारी सेफ कंसंट्रेशन है एमएससी, जो हमारी मैक्सिमम सेफ यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अगर उसके ऊपर निकल जा रही है तो हमें पेशेंट के अंदर टॉक्सिक रिस्पांस आते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो हमारा रेंज है इसको हम लोग थेरेप्यूटिक रेंज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा इसके नीचे का रेंज सब थेरेप्यूटिक रेंज कहलाता है और यहाँ की जो रेंज है वो टॉक्सिक रेंज कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट के अंदर कहीं जो ड्रग है उसके टॉक्सिक रिस्पॉन्स तो हमें देखने को प्राप्त नहीं होंगे, उसके लिए भी हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसका जो हमारा अगला यूज़ है वो है दैट इज़ द कोरिलेटिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विद द फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस। तो जब हम लोग अपने जो ड्रग है उसके फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यूज़ करके प्लाज्मा ड्रग जो कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं, सी मैक्स वगैरह को जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके हमारे पेशेंट के अंदर क्या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे उसको भी हम लोग आसानी से यहाँ पे
प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल है उसको यूज़ करके प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस के बीच में जो कोरिलेशन है उसको भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे जैसे हम प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, हमारा जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर हम लोग इसका अगले यूज़ के बारे में बात करते हैं तो वो है दैट इज़ द इवेलुएटिंग बायो इक्विवेलेंस एंड बायो इन इक्विवेलेंस बिटवीन द डिफरेंट फार्मूलेशन ऑफ सेम ड्रग। तो कोई अगर सेम ड्रग है उसकी आप अलग अलग फार्मूलेशन को अगर यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो हमारी टेबलेट है, उसकी जो हमारी कैप्सूल है, इंजेक्शन है, सिरप है, अगर उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनमें क्या बायो इक्विवेलेंस है, उनमें जो इक्वलिटी है वो क्या है, उसको भी इवेलुएट करने के लिए फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यूज़ करते हैं। और उसमें क्या बायो इन इक्विवेलेंस है, मतलब उसमें क्या इक्वलिटी नहीं है, उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए हम लोग जो बायो इक्विवेलेंस स्टडी है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। कोई हमारी जो सेम ड्रग है वो अगर सेम फॉर्मुलेशन में भी है, लाइक मैं बात करूँ कि किसी स्टोर पे हम जाते हैं, वहाँ पे पैरासीटामॉल को अगर मांगते हैं तो उसके पास काफ़ी सारी कंपनियों के पैरासीटामॉल होंगे। तो अगर हम लोग उन कंपनियों में से किसी 2, 3, 4, 5 कंपनियों की पैरासीटामॉल को लें और उसकी फिर फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करें, तो अगर उनके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर सेम आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो बायो इक्विवेलेंस है। और अगर उनके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर अलग अलग आ रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो बायो इन इक्विवेलेंस यहाँ पे है। तो इसको भी इवेलुएट करने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स को यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं इसका जो अगला यूज़ है वो है एस्टिमेशन ऑफ द पॉसिबल ड्रग एंड और इट्स जो मेटाबोलाइट अक्यूमुलेशन इन द बॉडी। तो हमारा जो बॉडी है उसमें जो ड्रग है उसका अक्यूमुलेशन या उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं उसके अक्यूमुलेशन को भी एस्टिमेट करने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हमारी जो ड्रग है वो हमें हम जितना अमाउंट उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मॉडल में, उतना ही अमाउंट अगर वो एक्सक्रीट होकर हमें बाहर भी निकलते हुए देखने को मिल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ड्रग हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमने ये देखा कि हमने ज़्यादा अमाउंट अपने जो मॉडल है उसके अंदर हमने एडमिनिस्टर किया और जो हमारा अमाउंट उसका बाहर निकल रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, अगर वो कम है तो वो इस चीज़ को बताएगा कि हमारा ड्रग या उसके मेटाबोलाइट हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसको भी एस्टिमेट करने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स को ही यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसका जो अगला यूज़ है वो है दैट इज़ द कहलाता है डिटरमाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अल्टरिंग फिजियोलॉजी और डिजीज स्टेट ऑन द एडीएमई ऑफ द ड्रग। तो अगर कोई भी यहाँ पे हमारी जो फिजियोलॉजी है वो बदल जाए या हमें कोई अगर डिजीज़ है तो उस कंडीशन में जो हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन है हमारे ड्रग का, उसके ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को सिंपली यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली कहें कि अगर किसी पेशेंट की कोई जो है फिजियोलॉजिकल बदलाव आ गया है, मतलब अगर उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका अगर लीवर काम नहीं कर रहा है या उसकी कोई और डिजीज स्टेट है, तो उसका हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के ऊपर क्या प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए ही हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसका जो लास्ट हमारा यूज़ है वो है एक्सप्लेनिंग ड्रग इंटरेक्शन। तो हम अगर एक साथ में एक से अधिक ड्रग अपने पेशेंट को दे रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ में कितना इंटरेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कितना कम या ज़्यादा कर रही हैं, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फार्माकोकाइनेटिक जो मॉडल्स हैं उनको अपने जो ड्रग का इफ़ेक्ट है, उसका मूवमेंट है, इन सबको प्रॉपरली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स को यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस है उसके जो डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, या सिंपली कहें कि फार्माकोकाइनेटिक मॉडल के कौन कौन से टाइप्स को हम लोग यूज़ करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के लिए, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली 3 अप्रोच को या हमारे 3 टाइप के मॉडल्स को यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो कंपार्टमेंट मॉडलिंग कहलाता है, दूसरा हमारा नॉन कंपार्टमेंट जो एनालिसिस है वो कहलाता है, और तीसरा हमारा जो
है फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग, वो यहाँ पे कहलाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपार्टमेंट मॉडल को यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कंपार्टमेंट क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जब भी हम लोग अगर ट्रेन को देखें तो ट्रेन में हर एक डिब्बा एक एक कंपार्टमेंट होता है। तो या सिंपली कहें कि अगर घरों को देखें तो हमारे घर में हर एक रूम वहाँ पे अलग अलग होता है, उसको हम लोग कंपार्टमेंट के नाम से सिंपली इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसको यहाँ पे कंपार्टमेंट मॉडलिंग में एक एक कंपार्टमेंट के रूप में यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और उसमें हमारे ड्रग का फ्लो किस तरीके से हो रहा है उसको हम लोग मेज़र करते हैं, और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि कंपार्टमेंट मॉडलिंग क्या है, कंपार्टमेंट मॉडलिंग इज कॉमनली यूज्ड टू एस्टिमेट द फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ड्रग। तो एक ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को एस्टिमेट करने का जो सबसे कॉमनली यूज्ड हमारा मेथड है उसको ही हम लोग कंपार्टमेंट मॉडलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। हम लोग अधिकतर ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको पता करने के लिए कंपार्टमेंट मॉडलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा मेथड है। तो यहाँ पे जो हमारे कंपार्टमेंट होते हैं ये बेसिकली हाइपोथेटिकल इन नेचर होते हैं। हाइपोथेटिकल का हमारा क्या मतलब हुआ, ये रियल नहीं होते हैं, ये यहाँ पे एक जो काल्पनिक कंपार्टमेंट है उसकी तरह हम लोग इसको यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और फिर उसमें अपने ड्रग के मूवमेंट की स्टडी करते हैं। अब आइए ये जो हमारे हाइपोथेटिकल कंपार्टमेंट है उनकी क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है, उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा सबसे पहला नेचर है वो है द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज ए सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट अरेंज आइदर इन ए सीरीज और पैरेलल टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट रिवर्सिबली विद ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा है कंपार्टमेंट मॉडलिंग उसमें जो बॉडी है उसको एक सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट के रूप में कंसीडर करते हैं, और इसमें जो कंपार्टमेंट है वो या तो हमें एक सीरीज़ में कनेक्ट देखने को मिलते हैं एक के बाद एक के बाद एक, या वो हमें यहाँ पे पैरेलल रूप में एक के बगल में एक के बगल में एक, इस तरीके से यहाँ पे हमें अरेंज देखने को मिलते हैं। और इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हमें रिवर्सिबल देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंपार्टमेंट मॉडलिंग है उसमें हम लोग अपनी जो बॉडी है उसको अलग अलग कंपार्टमेंट के रूप में यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारे कंपार्टमेंट हैं या तो ये हमें एक सीरीज़ में एक के बाद एक जो कंपार्टमेंट है वो अरेंज हमें देखने को मिलते हैं, या बेसिकली ये हमें एक जो हमारा है कह सकते हैं पैरेलल वे है उसमें हमें कनेक्ट देखने को मिलते हैं। मतलब एक कंपार्टमेंट है वो हमारे एक कंपार्टमेंट से यहाँ पे वो कनेक्ट होगा, वो फिर हमारा इस तरीके से जो दूसरे कंपार्टमेंट है उससे यहाँ पे वो कनेक्ट होगा, और उसके बाद में ये जो और कंपार्टमेंट है उससे यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये हमारा जो पैरेलल अरेंजमेंट है वो कहलाता है, और एक के बाद एक जब कनेक्ट होते हैं इसको हम लोग जो हमारा सीरीज का अरेंजमेंट है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हर एक कंपार्टमेंट एक दूसरे से हमें यहाँ पे रिवर्सिबली कम्युनिकेट करते हुए देखने को मिलता है। मतलब एक कंपार्टमेंट से ड्रग अगर दूसरे में जा रही है तो फिर से वो उसमें हमें रिटर्न भी होते हुए देखने को प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे जो ये कंपार्टमेंट है वो हमें अरेंज देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो अगला हमारा नेचर है उसको देखें वो क्या है, ईच कंपार्टमेंट इज नॉट ए रियल फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रीजन। तो हर एक जो कंपार्टमेंट है वो कोई हमारा रियल जो फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल रीजन है वो यहाँ पे नहीं होता है। हर एक कंपार्टमेंट में वहाँ पे क्या होता है उसमें हम लोग हमारे टिश्यू या ग्रुप ऑफ जो हमारे टिश्यू हैं उनको एक कंपार्टमेंट में हम लोग कंसीडर करते हैं, और एक कंपार्टमेंट में हम लोग किन टिश्यू या ग्रुप ऑफ टिश्यू को कंसीडर करेंगे जिनके अंदर हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक हमें सिमिलर देखने को प्राप्त होती हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड के फ्लो की अफिनिटी है जिनमें हमें समान देखने को मिलती है उसको हम लोग एक कंपार्टमेंट के रूप में यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि हम जो हमारे यहाँ पे है बॉडी उसके हर एक ऑर्गन तो एक एक जो कंपार्टमेंट है उसको कंसीडर अगर हम लोग करेंगे तो बहुत सारे कंपार्टमेंट फॉर्म हो जाएंगे, फिर स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो है
जो एक कंपार्टमेंट है उसमें हम लोग उन जो सारे टिश्यूज़ या ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को हम लोग कंसीडर करते हैं जिनकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक हमें सेम देखने को मिलती है, जिनमें हमारा ड्रग हमें एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। एक ही वो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किन में होगा, जिनमें जो ब्लड फ्लो की एफिनिटी है वो सिमिलर होगी, जिनमें हमारा ब्लड फ्लो हमारे वो ऑर्गन जिनमें ब्लड फ्लो एक समान रूप से हो रहा है वो हमारे एक कंपार्टमेंट के रूप में उनको हम लोग यहाँ पे सिंपली कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक सो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इसका जो अगला नेचर है उसको देखें। ये क्या है, द एवरी ऑर्गन टिश्यू और द बॉडी फ्लूइड दैट कैन बी गेट इक्विलिब्रेटेड विद द ड्रग इज कंसीडर्ड एज ए सेपरेट कंपार्टमेंट। तो हमारा यहाँ पे हर एक ऑर्गन टिश्यू या जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो जिसमें हमारी जो ड्रग है वो हमें इक्विलिब्रेट होते हुए देखने को मिलती है। हमारी जो वहाँ पे वो ड्रग है उसमें जो मूवमेंट है वो हमें इक्विलिब्रियम को रीच करते हुए देखने को मिलता है, उसको हम लोग सेपरेट कंपार्टमेंट के रूप में यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पे आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब यहाँ पे जो कंपार्टमेंट के बीच में ड्रग का मूवमेंट है जब वो रिवर्सिबल है तो क्या होगा कि हमें जो ड्रग है वो अपने अलग अलग कंपार्टमेंट में वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम को रीच करते हुए देखने को मिलेगी। और हर एक कंपार्टमेंट जहाँ पे ड्रग इक्विलिब्रियम को रीच कर रही है उसको हम लोग यहाँ पे सेपरेट कंपार्टमेंट के रूप में मानते हैं। उसके बाद में जो हमारा इसकी जो है अगला नेचर वो क्या है, द रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट बिटवीन द कंपार्टमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो यहाँ पे हमारे हर एक कंपार्टमेंट में ड्रग मूवमेंट का जो रेट है उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के रूप में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है वो क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा कि जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारा रेट ऑफ जो ड्रग मूवमेंट है कंपार्टमेंट के बीच में वो भी हमें उसी अनुपात में अगर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहलाता है। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि हर एक कंपार्टमेंट के बीच में जो ड्रग के मूवमेंट का रेट है वो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू हम लोग कंपार्टमेंट जो मॉडल है उसमें डिस्क्राइब करते हैं। और इसका जो अगला नेचर है वो है रेट कांस्टेंट आर यूज टू रिप्रेजेंट द एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं उसमें जो ड्रग का मूवमेंट होता है उसके जो उसमें रेट कांस्टेंट को हम लोग यूज़ करते हैं उस कंपार्टमेंट में ड्रग के एंट्री और एग्जिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक अगर मैं ये मानूँ कि ये हमारा कंपार्टमेंट 1 है, ये हमारा कंपार्टमेंट 2 है, तो यहाँ पे इससे अगर ड्रग का मूवमेंट इसमें हो रहा है तो उसके रेट कांस्टेंट को हम लोग K12 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब जो ड्रग है उसका मूवमेंट कंपार्टमेंट 2 से कंपार्टमेंट 1 में होगा तो उसका जो रेट कांस्टेंट है उसको K21 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर ये हमारा थर्ड कंपार्टमेंट है तो इसमें हम लोग इसमें जो ड्रग के मूवमेंट का रेट कांस्टेंट है वो K23 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें जो हमारा मूवमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे K32 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारा अरेंजमेंट पैरेलल है तो उसमें क्या होगा कि अगर ये कंपार्टमेंट 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है तो कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 2 में ड्रग के रेट कांस्टेंट को हम लोग K12 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें 2 से 1 में उसको हम लोग यहाँ पे K21 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर ये हमारा यहाँ पे 1 से 4 में आ रहा है तो उसको हम लोग K14 से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 से अगर 1 में जा रहा है तो इसको हम लोग K41 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से ये K13 कहलाएगा, यहाँ से इसमें मूवमेंट होगा, यहाँ से इसमें मूवमेंट होगा तो K31 कहलाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंपार्टमेंट जो मॉडल है उसमें जो हाइपोथेटिकल कंपार्टमेंट मॉडल है उसमें हम लोग इन सब जो नेचर्स है उसको मान लेते हैं। अब आइए हम लोग देखें कि जो हमारे कंपार्टमेंट मॉडल हैं उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कंपार्टमेंट मॉडल को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा कहलाता है मैमलरी मॉडल और दूसरा हमारा यहाँ पे जो कि कहलाता है कैटनरी मॉडल, वो यहाँ पे कहलाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा मैमलरी मॉडल है
उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इस प्लेस पे जो हमारा होता है मेमोरी मॉडल, उसमें हम लोग एक या एक से अधिक जो हमारे पेरिफेरल कंपार्टमेंट हैं वो हम लोग उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और ये बेसिकली हमारे किसी एक सेंट्रल कंपार्टमेंट से हमें कनेक्टेड देखने को मिलता है। तो आसान तरीके से कहें तो अगर हम लोग ये जो हमारा है रिप्रेजेंटेशन उसको देखें, तो हमारा जो बीच का कंपार्टमेंट है वो कौन सा है, ये कंपार्टमेंट 1 है। इसको हम लोग जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है वो मान लेते हैं, और ये जो इसके साथ में हमारे कंपार्टमेंट कनेक्टेड हैं इनको हम लोग बेसिकली जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है उसके नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो हमारा एक या एक से अधिक जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है वो जो हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से जब कनेक्टेड होते हैं, तो इस प्रकार के मॉडल को हम लोग मेमोरी मॉडल के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है वो क्या होता है और जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है वो क्या होता है। तो जो इसमें सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है हमारे जो मेमोरी मॉडल है उसमें, उसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली हमारे जो प्लाज्मा है उसको हम लोग कंपार्टमेंट जो 1 है उसके रूप में यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और उसके साथ साथ में हमारे ऐसे टिश्यूज जो कि हाईली परफ्यूज्ड होते हैं और हमारे ड्रग के साथ में रैपिडली इक्विलिब्रेट होते हुए देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे कंपार्टमेंट 1 को वहाँ पे बनाने में यूज़ करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा प्लाज्मा है या ब्लड है वो हमारा जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है वो यहाँ पे होता है, और वो सारे टिश्यू जिसमें ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, सबसे ज़्यादा ब्लड हमारे जिन ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में पहुँचता है उनको भी हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट में ही यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारी ड्रग इन जो कंपार्टमेंट जहाँ पे ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ है वहाँ पे तेज़ी से इक्विलिब्रेट होते हुए देखने को मिलेगी। लाइक अगर एग्जाम्पल लें तो जो हमारा लंग्स है उसमें हमारा टोटल ब्लड हमें मूव होते हुए वो देखने को मिलता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन को वहाँ से उसको उठाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होता है, तो ये हमारा जो है लंग्स उसको भी हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट में इंक्लूड करते हैं। जो हमारा लीवर है उसमें भी हमारे ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, तो उसको भी हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट में इंक्लूड करते हैं। और जो हमारी किडनी है और भी हमारे जो हमारे ऑर्गन हो सकते हैं जहाँ पे ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ होता है उसको हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट के रूप में इंक्लूड करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा प्लाज्मा है, ब्लड और लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट के रूप में इनको हम लोग कंसीडर करते हैं। और इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी ड्रग है इसमें वो हमें डायरेक्टली जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें एब्जॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस पे क्या है, द ड्रग इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू दिस कंपार्टमेंट जो कि हमारा ब्लड है, एंड इसका जो हमारा इलिमिनेशन होता है वो बेसिकली हमारे इसी कंपार्टमेंट से हमें होते हुए भी देखने को मिलता है। तो हम लोग आसान तरीके से कहें तो जब भी कोई हम लोग दवा खाते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले ब्लड में पहुंचती है, और जब वो हमारा जो ब्लड है वहाँ पे डायरेक्टली एब्जॉर्ब होके आती है तो इसको हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट के रूप में इंडिकेट करते हैं। और हमारी जो ड्रग है वो अधिकतर कहाँ से इलिमिनेट होती है, वो हमारा जो किडनी है, यूरिन है उससे, या जो हमारा होता है फिसेस है उससे इलिमिनेट होती है, जो कि किडनी और जो लीवर है उसके द्वारा ही फॉर्म होता है। तो ये भी हमारा यहाँ पे जो सेंट्रल कंपार्टमेंट का पार्ट है वो है। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन और उसका इलिमिनेशन हमें यहाँ पे जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उससे होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे वो जो चीफ ऑर्गन्स हैं जो कि ड्रग के इलिमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो लीवर और किडनी है, इसी के कारण ये हमें अपने सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही इलिमिनेट होते हुए देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है वो बेसिकली हमारा जो प्लाज्मा है और हाईली परफ्यूज हमारे टिश्यूज़ हैं जिनमें ब्लड का फ्लो सबसे तेज़ होता है, ड्रग हमें जिनमें तेज़ी से इक्विलिब्रेट होते हुए देखने को मिलती है, लाइक लंग, लीवर और किडनी, इन सबको हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। उसको हम लोग जो कंपार्टमेंट मॉडल है उसमें 1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारी ड्रग हमें डायरेक्टली जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें एब्जॉर्ब होते हुए भी देखने को मिलती है, और सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही हमारे ड्रग का इलिमिनेशन भी हमें होते हुए देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग जो हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे
वो कंपार्टमेंट इस प्लेस पे होते हैं, या इनको हम लोग जो टिश्यू कंपार्टमेंट है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और इसकी जो नंबरिंग है वो बेसिकली हम लोग, जो हमारा 1 है वो तो सेंट्रल कंपार्टमेंट हो गया, तो 2, 3, 4 जितने भी और कंपार्टमेंट हैं वो हम लोग यहाँ पे जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है वो कहलाते हैं। और ये हमारे जो हमारे ऐसे जो टिश्यूज़ हैं जिनमें जो वेस्कुलरिटी है वो लो होती है, ब्लड वेसल्स कम होती हैं, ब्लड का जो परफ्यूज़न है वो पुअर होता है, उनको हम लोग यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें ब्लड का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, उससे जो हमारा यहाँ पे कम होता है उसको हम लोग 2 कर देंगे, उससे भी कम वाले को 3 कर देंगे, उससे भी कम वाले को हम लोग 4 कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पुअर परफ्यूजन है, ब्लड के फ्लो जितना पुअर है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे जो हमारे अलग अलग पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स हैं उसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अब आइए हम लोग कुछ डायग्राम्स को देख लेते हैं जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा मॉडल है वो है मॉडल नंबर 1, और ये किस चीज़ का है, ये है 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, जब हम लोग अपने ड्रग को सीधे अपने वेन्स में एडमिनिस्टर करते हैं। तो जब वेन में एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या हो गया कि हमारा जो ड्रग है वो सीधे कंपार्टमेंट 1 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ब्लड में आ जाएगा बिना ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन हुए। तो इस तरीके से इसमें हमारा जो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसमें केवल हमारे ड्रग का जो इलिमिनेशन कांस्टेंट है वो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएगा, फिर वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में मूव होगा, और फिर हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट में से ही ड्रग बाहर निकलते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। और इसका जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो K10, या इसको हम लोग सिंपली KE जो रेट ऑफ इलिमिनेशन है उससे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग दूसरे जो कंपार्टमेंट मॉडल है अगर उसको देखें तो ये क्या है, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ कि जो हमारा वेस्कुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ब्लड वेसल्स के अलावा अगर हम लोग और किसी प्लेस पे ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। वो हमारा ओरल रूट हो सकता है, रेक्टल रूट हो सकता है, नजल रूट हो सकता है, और किसी भी रूट से अगर हम लोग ड्रग को दे रहे हैं वेसल्स के अलावा तो वो हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहलाता है। और ये हमारा यहाँ पे 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है, मतलब कि यहाँ पे हमें जो इस मॉडल में केवल हम लोग एक ही कंपार्टमेंट को, जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, उसको यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग एक्स्ट्रा जो हमारा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हमारा एब्जॉर्प्शन है वो उसका कांस्टेंट क्या होगा, ये हमारा K01 होगा, या इसको हम लोग KA से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्प्शन का जो रेट कांस्टेंट है KA वो होता है, और इस प्लेस पे हमारा ड्रग हमें इसी कंपार्टमेंट से एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलेगा, दैट इज़ द K10। अब आइए हम लोग मॉडल नंबर 3 को देख लेते हैं। तो हमारा जो मॉडल नंबर 3 है वो क्या है, दैट इज़ द 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगेन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, हम लोग सीधे ब्लड जो ड्रग है उसको अपने वेन्स के अंदर अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो एब्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और इसमें हमारे 2 कंपार्टमेंट हैं। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कंपार्टमेंट 1 जो कि सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का रेट एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा ड्रग हमें जो दूसरे कंपार्टमेंट है उससे इक्विलिब्रेट होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कंपार्टमेंट 1 से और कंपार्टमेंट 2 में ड्रग के मूवमेंट का रेट कांस्टेंट है उसको हम लोग K12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और कंपार्टमेंट 2 से कंपार्टमेंट 1 में ड्रग के मूवमेंट को हम लोग K21 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर हमारा जो ड्रग है वो बेसिकली हमें इसी कंपार्टमेंट से एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलेगा। K जो हमारा है यहाँ पे 10, ये बेसिकली, या इसको हम लोग KE से इंडिकेट करते हैं। वो 0 बेसिकली अगर हम लोग आसान तरीके से कहें वो 0 यहाँ पे हमारे ड्रग का जो एलिमिनेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हमारी ड्रग हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही हमें सीधे एलिमिनेट भी होते हुए बॉडी है उससे बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही। 0 हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन को, जो हमारा एलिमिनेटेड कंपार्टमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग मॉडल नंबर 4 को देख लेते हैं। मॉडल नंबर 4 क्या है, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर ड्रग को ओरल रूट से, जो हमारा है रेक्टल रूट या किसी और रूट से, जो वेनस रूट है उसके अलावा इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, तो फिर उसको हम लोग और यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट में बॉडी को डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल से इंडिकेट करते हैं। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो है कंसीडर होगा। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जब कंसीडर होगा तो यहाँ पे ये जो हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है K01, या इसको हम लोग KA से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जब हमारी ड्रग यहाँ पे आएगी तो जब सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन KA है। उसके बाद में जब हमारी ड्रग कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 2 में जाएगी तो रेट कांस्टेंट K12 हो जाएगा, और कंपार्टमेंट 2 से जब ड्रग कंपार्टमेंट 1 में जाएगी तो ये हमारा K21 हो जाएगा। और जब जो ड्रग है बॉडी से इलिमिनेट होगी तो हमारा इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K10 होगा, या इसको हम लोग KE जो हमारा है इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, ये इलिमिनेशन जो रेट कांस्टेंट है वो है, दोनों हमें इसमें सेंट्रल कंपार्टमेंट में ही से ही होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे जो अगला मॉडल है हमारा मॉडल नंबर 5, वो है हमारा यहाँ पे 3 डायमेंशनल ओपन मॉडल इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगेन हम लोग अगर ड्रग को इंट्रावेनसली अपने बॉडी में दे रहे हैं और बॉडी को 3 कंपार्टमेंट के रूप में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगेन हमारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है कंपार्टमेंट 1 में वो इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ड्रग सीधे वेन्स में जा रहा है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है, ड्रग हमें जो कंपार्टमेंट 1 है कंपार्टमेंट 2 में जब मूव होगी तो उसका रेट कांस्टेंट K12 होगा। कंपार्टमेंट 2 से कंपार्टमेंट 1 में आएगी तो उसका रेट कांस्टेंट K21 होगा, 2 से 1 में आ रहा है। जो इसी तरीके से कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 3 में अगर जाएगी तो ये हमारा K13 होगा। कंपार्टमेंट 3 से कंपार्टमेंट 1 में आएगा तो K31 इसका रेट कांस्टेंट होगा। और इसका जो रेट ऑफ हमारा इलिमिनेशन है वो बेसिकली K10 या KE से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अगला हमारा मॉडल है वो है यहाँ पे 3 डायमेंशनल वो 3 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम लोग ड्रग को एक्स्ट्रावेस्कुलरली जो है यहाँ पे ओरली या जो रेक्टल रूट है हमारा नज़ल रूट है या किसी और रूट से बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कंपार्टमेंट जो 1 है उसमें कितना होगा K01, और इसको हम लोग जो हमारा एब्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट है उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में ड्रग हमारा कंपार्टमेंट 1 से 2 में जाएगी, K12 रेट कांस्टेंट होगा, 2 से 1 में आएगी K21 जो रेट कांस्टेंट होगा, 1 से 3 में जाएगी K13 इसका रेट कांस्टेंट होगा, 3 से 1 में आएगी K31 होगा। और फिर हमें सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही ड्रग इलिमिनेट होते हुए देखने को मिलेगी और इसका रेट कांस्टेंट K10 होगा, या इसको हम लोग KE से यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। तो या आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभार वाइवा में पूछा जाता है कि K01 का क्या मतलब होता है। तो अगर 0 आगे है तो वो हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करेगा, और K अगर 0 यहाँ पीछे है तो बेसिकली ये रेट ऑफ एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग जो हमारे हैं हाइपोथेटिकल मॉडल उनको यूज़ करके अपने ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अगला हमारा कंपार्टमेंट मॉडल है वो है हमारा कैटनरी मॉडल। तो अगर हम लोग कैटनरी मॉडल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो कैटनरी मॉडल होता है उसमें ये जो कंपार्टमेंट हमारे होते हैं, जो कि हम लोगों ने इसके पहले वाले जो मॉडल है उसमें देखा कि वो हमें पैरेलल अरेंज देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे जो कैटनरी मॉडल है उसमें हम ये मानते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट हैं ये बेसिकली हमें सीरीज में यहाँ पे अरेंज देखने को मिलते हैं, लाइक द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंपार्टमेंट इसमें यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि ज्वाइंट होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ऐसा एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा फिजियोलॉजिकली या एनाटॉमिकली हमें ऑब्जर्व नहीं होता है कि हमारे हर एक कंपार्टमेंट एक सीरीज में हमें कनेक्टेड देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली ब्लड कंपार्टमेंट से कनेक्टेड देखने को यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए इस मॉडल को हम लोग रेयरली ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग ये जो मॉडल है उसके बारे में देखें तो इसका जो हमारा है मॉडल वो बेसिकली क्या है कि ये हमारा कंपार्टमेंट 1 है, ये कंपार्टमेंट 2, ये कंपार्टमेंट 3, और ये कंपार्टमेंट आपस में एक सीरीज़ में इस प्लेस पे कनेक्टेड हैं। और इस पे
अगर हम लोग यहाँ बात करें कि अगर ये जो मॉडल है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर है, तो उस कंडीशन में जो ड्रग है वो हमारा जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें एब्जॉर्ब होके जब आएगी तो रेट कांस्टेंट K01 होगा या Ka होगा। उसके बाद में जब ड्रग हमारे कंपार्टमेंट 1 से 2 में जाएगी तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K12 होगा। 2 से 1 में आएगी तो K21 होगा। अगर जो 2 है उससे 3 में जा रही है तो इसका जो रेट कांस्टेंट है K23 होगा। 3 से अगर 2 में आ रही है तो उसका रेट कांस्टेंट K32 होगा। और जब हमारी ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होगी तो वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होगी, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है K10 होगा, या इसको हम लोग Ke से यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक सो ये जो हमारा कंपार्टमेंट मॉडलिंग है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।